लो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन बच्चों एक फोर्स है जो कि मोशन को अपोज करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की मोशन को जो चीज अपोज करती है, जो फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है और वो रोड के ऊपर मूव करना चाह रही है। आप एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं, गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो रही है। लेकिन उसको आप एक सर्टन, फॉर एग्जांपल 20, 30, 40, कोई भी स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं आप वहां पे जाके एक्सेलरेटर छोड़ दें। नाउ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स या ड्राइविंग फोर्स अप्लाइंग ऑन द कार। तो आप जब उसका एक्सेलरेटर छोड़ते हैं, ऑल्दो ब्रेक्स प्रेस नहीं कर रहे, बट आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की स्पीड क्या होना शुरू हो जाती है? डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। वो क्यों हो रही है? बिकॉज देर इज एन ऑपोजिट फोर्स जो कि उस गाड़ी के ऊपर अप्लाई हो रही है, उस कार के ऊपर, जो कि क्या कर रही है? उसके मोशन को अपोज कर रही है। दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की फोर्स बेटा दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर वन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसका सिंबल म्यू है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। ये नेचर ऑफ सरफेस है कि सरफेस कितनी ज्यादा रफ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। या स्मूथ है या रफ है। जैसे टाइल्स के ऊपर फ्रिक्शन बहुत कम होती है, ठीक है, बाहर रोड्स के ऊपर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द, नेचर ऑफ द सरफेस। दूसरे नंबर पर जो चीज इस पे डिपेंड करती है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। देखो, ये कार है, अगर ये रोड के ऊपर है इस वक्त, तो कार डाउनवर्ड्स इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी, विच इज वेट। ठीक है। अब रोड इसके अगेंस्ट अपवर्ड एक फोर्स लगा रही है, विच इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। वेट कम होगा तो रिएक्शन फोर्स भी कम होगी, वेट ज्यादा होगा तो रिएक्शन फोर्स भी ज्यादा होगी। अब अगर किसी बॉडी का वेट ज्यादा है, उसको मूव करना डिफिकल्ट होता है। जैसे ट्रक है, ट्रेन है, इनको मूव करना डिफिकल्ट है, ज्यादा पावर चाहिए। वेर एज अगर आप, वो जो कार होती है, जो रिमोट कंट्रोल वाली सिंपल छोटी सी बच्चों की गाड़ियां, उनकी क्या होती है? उनका वेट कम होता है। वेट कम होने की वजह से क्या होगा? उनको इजी टू मूव होते हैं। जैसे बाइक है या कार है, उनको इजीली एक पर्सन भी जो है, वो अगर फोर्स लगाएगा तो उसे मूव करवा देगा। बट ट्रक को या बड़ी किसी भी किसी ऑब्जेक्ट को जिसका वेट बहुत ज्यादा है, उसको आप सिंगल हैंडेडली एक बंदा जो है वो मूव नहीं करवा सकता, ज्यादा फोर्स चाहिए। तो दो चीजों पे डिपेंड, क्योंकि ज्यादा फोर्स क्यों चाहिए? क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगी। फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला यूज होता है बेटा, F इक्वल्स टू म्यू आर। सो फ्रिक्शन इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो बेटे, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों में से कोई भी चीज ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगी। और फ्रिक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। सो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। फॉर एग्जांपल, एक बॉक्स है जो एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर इस बॉक्स का वेट है 10 न्यूटन, तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितनी लग रही होगी? 10 न्यूटन। ये अगर एक बॉक्स है। अच्छा, बच्चों का ये शायद माइंड में होता है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो लग रही है, फॉर एग्जांपल जैसे जितना वेट है उतनी फोर्स लगेगी। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। फॉर एग्जांपल, ये यही सेम बॉक्स था जिसका वेट था 10 न्यूटन। ठीक है। अब लास्ट जो हमने केस किया ये वाला, इसमें जितना वेट था उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। लेकिन यहाँ इस बॉक्स पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की। ऑब्वियसली जब किसी एंगल के ऊपर फोर्स लगती है तो हमें पता है कि हम उसे क्या करते हैं? हम उसे रिजॉल्व कर लेते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। सो ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, विच इज 20 sin 30। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया 20 cos 30। अब बेटा, डाउनवर्ड जो फोर्सेस लग रही हैं वो है 10। अपवर्ड हमारे पास टू फोर्सेस हैं, वन ऑफ देम इज 20 sin 30
और सेकंड जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग डाउन और ना ही वो अपवर्ड मूव कर रहा है, दैट मीन अप इक्वल्स टू डाउन। अपवर्ड में ये टू फोर्सेस है और डाउनवर्ड सिंगल फोर्स है। ये राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ आर इज 10 माइनस 20 साइन 30। 10 माइनस 20 साइन 30 ये आ रहा है बच्चों, जीरो आ रहा है इस केस में। सो देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्योंकि वो सारी की सारी फोर्स इसने बैलेंस कर दी है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ये रेयर केसेस है, मैंने तो सिंपल एक एग्जांपल दी उसमें जीरो आ गया। आपका कोई नंबर भी आ सकता है। सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैन बी फाइंड बाय अप्लाइंग द रूल अप इक्वल्स टू डाउन। कहीं पे भी आपने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा निकालनी है, आप इक्वल्स टू डाउन लगाएं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस पॉइंट पर। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पॉइंट पर जो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस हैं वो लेनी है। आगे जाके किसी और पॉइंट पे, लेट से पुली के साथ कुछ कनेक्टेड है या कुछ, तो आगे वाली फोर्सेस को आपने कंसिडर नहीं करना, सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी वो कंसिडर होंगी। जैसे ये देखो, अगेन एक ब्लॉक है, वेट उसका 10 न्यूटन्स का है, ये 20 न्यूटन्स की फोर्स लग रही है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक 30 न्यूटन्स की फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो अगर बेटा इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इट मींस कि डाउनवर्ड होगी और फॉरवर्ड होगी, है ना। अगेन आप इक्वल्स टू डाउन लगाएं, तो अप में क्या आ रहा है, आर 20 साइन थीटा, ये लास्ट से आ गया। अब अगर ये फोर्स डाउनवर्ड है, तो इसका एक सेगमेंट डाउनवर्ड इस तरह से होगा और एक फॉरवर्ड होगा। तो एंगल के सामने वाला साइन कंपोनेंट होता है वर्टिकल कंपोनेंट, 30 साइन 30 और 30 कॉस 30। तो अपवर्ड तो ये दो कंपोनेंट्स हो गए, डाउनवर्ड्स में हमारे पास क्या आ रहा है, 30 साइन 30, और डाउनवर्ड्स में वेट आ गया विच इज 10। ये राइट साइड में जाके माइनस कर दें, 10 प्लस 30 साइन 30 माइनस 20 साइन 30। तो बेटे आर की वैल्यू आ रही है 15 न्यूटन। ठीक है। जी सर। अगर ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ा हुआ है, तो उसका वेट है डाउनवर्ड्स। पहले वेट के कंपोनेंट्स बना लें, अब लगाएं आप इक्वल्स टू डाउन। अब वेट के कंपोनेंट्स में क्या होगा, लेट्स से वेट डब्ल्यू था और ये एंगल क्या है, एक ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ा है, वो इंक्लाइंड प्लेन 30 का एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। वेट ऑफ द कंपोनेंट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू कॉस 30 बन जाएगा डब्ल्यू साइन 30, क्योंकि एंगल के सामने वाला वर्टिकल कंपोनेंट होता है। सर इंक्लाइन प्लेन पे हमेशा एम जी कॉस थीटा होता जी जी, ये वाला कॉज होता है, ये साइन होता है। है। तो डब्ल्यू कॉस 30। अब देखें, अप इक्वल्स टू डाउन लगाऊं तो अपवर्ड कौन सी फोर्स लग रही है, आर, और डाउनवर्ड कौन सी फोर्स लग रही है, डब्ल्यू कॉस 30। तो यहां से आप आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सपोज एक रॉड है और उस रॉड के ऊपर एक रिंग है, रिंग को एक वायर के साथ अटैच किया हुआ है हमने, और उस वायर के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो टेंशन की फोर्स है, दैट इज T न्यूटन्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। तो हम इस T न्यूटन को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें। सो वर्टिकल कंपोनेंट इज T साइन 30 एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज T कॉस 30। इस रिंग का जो वेट है बेटा वो डाउनवर्ड्स होगा। अच्छा, अब सुनना, हमारे पास अगर इस रिंग को इस डायरेक्शन में मैं एक वायर के साथ कनेक्ट करके
पुल करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट ये है जो इस रिंग को इस तरफ पुल करेगा, ऐसी है। अगर ये इस रिंग को इस तरफ पुल करता है बेटा, तो रिंग का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये इस रॉड के साथ अटैच हो जाएगा, इन कांटेक्ट आ जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया। ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये जो आपके पास सरफेस है, जो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, अब देखना, अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, रिंग इस तरफ फोर्स लगा रहा है ड्यू टू दिस टेंशन, तो ये जो सरफेस है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रिंग को एक फोर्स लगा रही होगी, दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। दोबारा देखो, ये जो हमारे पास रिंग है, इसके ऊपर इधर फोर्स लग रही है बिकॉज ऑफ द टेंशन, और ये सरफेस जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही होती है, दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। वो आर की वैल्यू। तो आप इक्वल्स टू डाउन लगाएं या राइट इक्वल्स टू लेफ्ट लगाएं। एक फोर्स है बेटा ये वाली आर, और इस डायरेक्शन में इसके अगेंस्ट कौन सी फोर्स आ रही है, टी कॉस 30। तो आर की वैल्यू टी कॉस 30 आ गई। फॉर एग्जाम्पल ये रिंग है, ये हमारे पास एक रिंग है, रिंग का जो वेट है दैट इज 12 न्यूटन्स। ठीक है। यहां पर एक फोर्स लग रही है 15 न्यूटन्स की एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। तो अगर ये 15 न्यूटन्स की फोर्स है, तो मैं इसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 15 cos 30, वर्टिकल कंपोनेंट 15 sin 30। ठीक है। उसके साथ हमारे पास ये बेटा, ये एरो, ये कोई फोर्स नहीं है, ये जो मैंने एरो बनाया ना, ये वाला कोई फोर्स नहीं है, ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसको मैं ऐसे डिफरेंट बना देता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये फोर्स है। अच्छा, तो इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लगेगी, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स ऑब्वियसली। क्यों, रिंग के ऊपर वेट क्या कर रहा है, उसको डाउनवर्ड्स पुल कर रहा है। तो जब ये डाउनवर्ड्स पुल करेगा, तो रिंग का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये सरफेस के साथ इन कांटेक्ट आ जाएगा। जब ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा, तो सरफेस इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और यहां से वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सिंपल है, अप इक्वल्स टू डाउन। तो अपवर्ड क्या है, आर है, और अपवर्ड क्या है, 15 sin 30 है। आर 15 sin 30, और डाउनवर्ड्स क्या आ रहा है, 12। तो ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 15 sin 30 7.5 आता है। तो यहां से अगर मैं आर की वैल्यू फाइंड करूं, तो 12 - 7.5, तो ये 4.5 न्यूटन आ जाएगा बेटा। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लें यहाँ पे, whenever we add or remove any force from the system, r changes। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला देखो, ये फोर्स रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, तो फिर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अप इक्वल्स टू डाउन, आर की वैल्यू हो जाएगी 12। यहाँ पे एक और फोर्स ऐड कर देता हूँ, तो फिर आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जब भी उस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, उस सिस्टम में कोई फोर्स ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं सिस्टम से, तो आर की वैल्यू चेंज हो जाती है। अक्सर वो पार्ट ए में आपको एक चीज बताता है, सॉल्व करवाता है उसे, फिर पार्ट बी में कहता है लेट से ये जो एक फोर्स थी 20 न्यूटन की या 30 न्यूटन की, ये हमने रिमूव कर दी है। अब रिमूव कर दिए तो दोबारा से कैलकुलेशन करो। तो बच्चे, एफ इक्वल्स टू एम ए अगर लगा रहे हैं, अब मैं पढ़ाता हूँ, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एम ए। तो फॉरवर्ड फोर्स के अंदर हमारे पास लेट से कोई भी 20 आ गई, माइनस बैकवर्ड फोर्स में थी फ्रिक्शन। अब आर, जब आपने एक फोर्स रिमूव की तो आर चेंज हो जाएगा।
आर चेंज होगा तो थ्रू आउट फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो फ्रिक्शन की वैल्यू सेम रख के सॉल्व कर देते हैं और फिर बाद में गलत हो जाता है, और उनको लगता है कि हमने तो ठीक किया था। तो बेटे जब सिस्टम से कोई फोर्स रिमूव होगी या सिस्टम में कोई फोर्स ऐड होगी, तो हमेशा आर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो चेंज होगा। उसके चेंज होने की वजह से फ्रिक्शन की वैल्यू भी चेंज होगी। तो ये आपने याद रखना है पॉइंट। सर जैसे पहले उसने हमसे निकलवाई है फ्रिक्शन, उसमें इसी तरह से जैसे अभी पूछ रहा था, पहले अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है कोई ऑब्जेक्ट, बाद में वो इंक्लाइंड प्लेन पे आ गया है, तो बेटे यहां पर आपके पास वेट था लेट्स से 10, तो नॉर्मल डायरेक्शन थी 10। अब जब वो इंक्लाइंड प्लेन पे आ गया है, तो आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि आर क्या है, आर इक्वल्स टू है डब्ल्यू कॉस थीटा, आर इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस 30। और डब्ल्यू कितना बेटा 10 है, 10 cos 30। तो ये चेंज आएगा इससे। तो पहले हॉरिजॉन्टल पे था, बाद में इंक्लाइंड प्लेन पे हो गया, तब भी आर की वैल्यू चेंज होगी और फिर फ्रिक्शन चेंज होगी।